भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। एक बार शॉर्ट में मैं बता दूं मैंने क्या शुरू किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बोलो मैंने पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अरे बोला 28 दिसंबर बोला 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। कहां पर? मुंबई में। पिछली बार एक स्टूडेंट्स बोल रहा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी, तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था? मैंने आपको कहा था मुश्किल से 10-12 अधिवेशन ही आपसे पूछते हैं। देश आजाद होने के बाद हर साल अधिवेशन होते हैं और हर साल अधिवेशन में से मुश्किल से उन 50-60 अधिवेशन में से 10-12 अधिवेशन ही आपको काम के पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। ध्यान से सुनोगे तो यही याद हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। कहां? मुंबई। जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे, या यूं कहें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कल कराया था और आज हम पूछ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ऐसी बात अपन ने कल की थी, ऐसी बात अपन ने कल की थी। क्लियर? देखना यहां पर यह बात करने के बाद अपन ने कल बात की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह जनक संस्थापक कौन थे? 3 क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन एक ही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पितामह जनक संस्थापक कौन थे? अलेन ऑक्टिन ह्यूम। पिछली क्लास में अपन ने करवा दिया था, अभी तो रिपीट कर रहा हूं कि पिछली क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई थी 1885 में। तो बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? हमने कहा था तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तैयब जी। तीसरे अध्यक्ष थे ये। 85 में बना, फिर 86 में बना, फिर 87 में। तो ये 87 में जो अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे। और 87 में अधिवेशन कहां हुआ था? चेन्नई में। चेन्नई। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1887 का अधिवेशन कहां हुआ था? चेन्नई में हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी थे। मैंने कहा काम के वो ये पूछता है अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ये हो गया। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तैयब जी 87 में, 1887 में कहां हुआ था? चेन्नई में। ऐसी बात अपन ने की थी। ये बात करने के बाद पिछली ही क्लास में हमने चर्चा की थी कि बताइए बंगाल विभाजन। पिछली क्लास में अपन ने चर्चा की थी बंगाल विभाजन। बताइए बंगाल विभाजन, सीधी सी बात है, विभाजन का काम तो कोई कंजर आदमी ही कर सकता है। विभाजन का काम तो कोई कंजर आदमी ही कर सकता है। विभाजन का काम कोई कंजर आदमी ही कर सकता है। बात कर रहे हैं बंगाल विभाजन। पहले तो सन बताओ कब हुआ था? आप कहोगे 1905 में। अब आप इतिहास शुरू से पढ़ रहे हो तो ये बताओ 1905 में गवर्नर जनरल का पद चल रहा था या वायसराय का? वायसराय का पद था ना। तो सीधी सी बात है, यहां वायसराय नाम आएगा ना। तो बताइए 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था किस वायसराय के समय? कंजर के समय में हुआ था। तो हम बोलेंगे लाड़े करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। लेकिन यह बंगाल विभाजन रद्द भी हो गया था। तो बताइए बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था? तो हम यहां कहेंगे कब हो गया था? 1911। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हो गया था। पिछली क्लास में अपन ने ऐसी चर्चा की थी। बंगाल विभाजन की हमने बात की थी। फिर यही बात की थी 1906। 1906 में क्या हुआ था? तो आपने कहा था मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? पिछली क्लास में बताया था। आप लोगों का हर एक परीक्षा में गलत होता है। आप राजस्थान पुलिस की परीक्षा देते हैं, दिल्ली पुलिस की परीक्षा देते हैं और यह प्रश्न आता हर बार गलत करके आते हैं। पता नहीं कैसे पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे पढ़ते हैं, सिस्टम बैठता नहीं है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। संस्थापक कौन थे? सलीमुल्लाह खां। सलीमुल्लाह खां।
सलीमुल्ला खां, कल पढ़ाया था सलीमुल्ला खां। और किसके नेतृत्व में? तो हम कहेंगे आगा खां, हम कहेंगे आगा खां के नेतृत्व में। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, हर हम लोग गलत कर देते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी 1906। ऐसी बात की थी। तो यही आपसे पूछेगा 1906 का अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तीसरा हो गया। काम काम के मैं 10-11 बताऊंगा। बताइए कहां हुई थी 1906 का अधिवेशन? 1906 का अधिवेशन कहां हुआ था? कल पढ़ा चुके हैं, कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में 1906 का अधिवेशन हुआ था। जिसके अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ये इसलिए पूछता है 1906 का अधिवेशन कहां हुआ था, ये इसलिए पूछता है क्योंकि इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी। बताइए स्वराज्य की मांग किसने की थी? बोला दादा भाई नौरोजी ने की थी स्वराज्य की मांग। कौन से अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। कब है? 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की थी। ये प्रश्न भी मैंने कल करवा दिए थे। कौन कौन से? स्वराज्य शब्द किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? कल बताया था मैंने यहां पर। पूर्ण स्वराज्य की मांग किसने की थी? बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज्य की मांग कौन से अधिवेशन में? 1929 के कौन से अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में की थी। फिर हमने पूर्ण स्वराज्य दिवस भी मनाया था। याद रखना, कल ही बताया था मैंने 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। इसलिए हर साल हम 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए हर साल हम परीक्षा में प्रश्न आता है 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? तो किसी को पता ही नहीं, लाडू खाबत। तो 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? 26 जनवरी इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमने पहली बार 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया था। इसलिए हम 26 जनवरी मनाते हैं। दूसरी खुशी और है, 26 जनवरी हम इसलिए भी मनाते हैं कि दूसरी खुशी है, इस दिन हमारा भारत का संविधान लागू हुआ था। तो डबल डबल खुशियां हैं, इस वजह से हम 26 जनवरी मनाते हैं। तो यहां पर भी पसंद आता है कि बताइए 1929 का अधिवेशन कहां हुआ? लाहौर में। कितने अधिवेशन हो गए? 4-5 अधिवेशन बता चुका हूं मैं। तो 1929 का अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में। 1929 का अधिवेशन कहां हुआ था? लाहौर में। ये सब पढ़ा चुके हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहले ही कहा था अगर आप मन लगा के क्लास में रहते हैं तो 80% याद हो जाता है। घर जाकर एक बार पढ़ोगे तो 20%, 100% हो गया। किसी ने घर जाकर पढ़ाई नहीं की थी तो अब मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरे मन से यदि आप सुनते हैं तो 100% वापस से हो जाएगा याद। लेकिन आप कल भी मन से क्लास में नहीं थे, अब घर पे भी जाके नहीं पढ़े और अब भी मन से नहीं हो क्लास में, तो ऊपलो ही मालिक था रो, है ना। देखना, ये बात अपन ने कल की थी। एक बात का ध्यान रखना, मैं पढ़ा रहा हूं, कोई मजाक कर नहीं रहा। मजाक भी करूंगा तो पढ़ाई से संबंधित मजाक करूंगा। पीछे यदि कोई स्टूडेंट आपस में बात करता है, एक दूसरे को डिस्टर्ब करता है, तो आपका उत्तरदायित्व तो बनता है पड़ोसी का कि उसको चुप कराएं। चुप नहीं रहता है तो थप्पड़ मार दे, मैं सलट लूंगा। थप्पड़ मारने की भी हिम्मत नहीं है तो एक बार इशारा कर दे। नहीं इशारा करते हैं तो मैं, इधर भी 2-3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, इधर भी 2-3 मेरे खास स्टूडेंट्स बैठे हैं, अकेले में मैं उनसे पूछ लूंगा कौन कौन बात कर रहा था। जो बात कर रहा था उसको घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए ये मत सोचना कि माना पता कौन चालक हो। तो इसलिए शांति से, क्योंकि पढ़ाई होती है सीरियस, शांति से। नहीं, मजा नहीं आता है पढ़ाई का, है ना। आप बात करते रहते हो आपस में, कोई फायदा नहीं है ना। पढ़ाई करो, मन लगा के, पढ़ाई पे ध्यान होना चाहिए। आपको बोलने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। किसी भी स्टूडेंट्स को बोल लूंगा खड़ा होकर चला जा, बोलने का अधिकार नहीं है। कोई बात है समझ में नहीं आ रही है तो खड़ा होकर के पूछने का अधिकार है। क्लियर? आपस में बैठे बैठे बोलने का अधिकार है ही नहीं। क्लियर? बार बार ये बात रिपीट करता हूं, लेकिन किसी भी दिन किसी भी स्टूडेंट्स को घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। समझ रहे हो ना। यहां पर 1906 की बात की थी। 1906 के बाद यहीं पर ही बात की थी अपन ने
1907, कल ही की थी, कल का रिपीट कर रहा हूं मैं। 1907 के बारे में पूछेगा, मेरे हिसाब से 5वें नंबर का अधिवेशन आ गया, 5 तक आ गया। 1907 का अधिवेशन कहां हुआ था? सूरत में। 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। यह भी पूछता है, यह इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि सूरत में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस के टुकड़े हो गए थे। कांग्रेस 2 धड़ों में विभक्त हो गई थी। कांग्रेस के 2 भाग हो गए थे, एक तो नरम दल और एक गरम दल, एक नरम दल और एक गरम दल। कल मैंने लिखवाया था गरम दल के नेता कौन थे? लाल, बाल और पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। मेरे हिसाब से 1907 चल रहा था या हो गया था? कल चल रहा था ना? तो अब आ जाइए कल से आगे। अब कॉपी खोल लो, के खोल लो, खुली जी, शायद मन लगा रहे खोल कर नहीं, देख नहीं बोल रहे थे शायद, है ना? चालू तो बहुत, कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है, करे शुरू करो, लिखते चलना साथ साथ, है ना? 1907 का अधिवेशन हुआ था सूरत में। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। लिखते चलना साथ साथ। 1907 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। और यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी अधिवेशन में नरम दल और गरम दल यानी कि कांग्रेस के 2 धड़ों में विभाजन हो गया था। दल कौन कौन थे? नरम दल और गरम दल। कई स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है, प्रश्न यह ज्यादा आता है, गरम दल के नेता कौन? नरम दल के भी आ जाता है, लेकिन गरम दल का सबसे ज्यादा बार देखा है मैंने प्रश्न। तो गरम दल के नेता जनरली आप बोलते हैं लाल, बाल, पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो गुरुजी ये सुभाष चंद्र बोस वगैरह, भगत सिंह, ये कौन से दल के थे? ये गरम दल के थे। लेकिन ये गरम को ना, ये उग्रवादी दल के थे। ये कुछ ज्यादा ही उग्रवादी थे। गरम तो थे लेकिन उग्रवादी टाइप के थे ये, इसलिए उनको गरम दल में नहीं माना गया है। क्लियर? तो गरम दल के नेता थे लाल, बाल, पाल। ये क्या करते थे? कुल मिलाकर के संविधान के अनुसार ही डिमांड करते थे। लेकिन जो बाकी थे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाढ़ में गई संविधान, जो चाहे से खोस लो, वो इस टाइप के थे, मार दो बस, इस टाइप के थे, उग्रवादी टाइप के थे वो। तो उनको नहीं। लाल, बाल, पाल नरम दल के नहीं, गरम दल के नेता। नरम दल के नेता कौन थे? मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं। जैसे ये है दादा भाई नौरोजी, ये नरम दल के नेता थे। जैसे यहां पर दादा भाई नौरोजी की बात की, यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, ये थे नरम दल के नेता, जो एक गाल के मारे तो दूसरा गाल भी, मतलब इनका सिद्धांत यह था नरम दल का कि शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से हम आंदोलन किया करेंगे। ये था नरम दल की नीतियां, जिसको हम सत्याग्रह बोलते हैं। सत्याग्रह का मतलब ही यह होता है हम खुद को कष्ट देंगे लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं होने देंगे। यह था सत्याग्रह का मतलब, है ना? सत्याग्रह में होता ही यही है कि हम खुद को कष्ट देंगे, भूखे रहेंगे, प्यासे रहेंगे, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं देंगे। यह था सत्याग्रह, जो गांधी जी ने इसको फॉलो किया था। 1907 क्लियर? अब आ जाइए 1907 के बाद 1909। चले चलो 1909 मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार भारत आया 1909 में। लिखते चलना 1909। प्रश्न आता है मार्ले मिंटो सुधार कब आया? 1909 में। क्या था ये मार्ले मिंटो सुधार? क्या था? मार्ले और मिंटो के निर्देशन में कुछ नियम बने थे। क्या थे? सुनना। ये थे
एक ऐसा सुधार जो भारत में हिंदू और मुस्लिमों के बीच, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए आया था, अलगाववाद के लिए आया था कि इनको लड़ाओ आपस में। क्या था देखना, मार्ले मिंटो सुधार यह था कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा वापस से। यह अंग्रेजों का एक नियम था जिसके अंतर्गत मुसलमान जो हैं इनको अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाएगा। देखा दिमाग, अगर हम इसको अलग से निर्वाचन क्षेत्र, एक अलग से चुनाव क्षेत्र दे देंगे तो हिंदू मुसलमान अलग अलग हो जाएंगे। नहीं होंगे, कौन नहीं होगा? हिंदू नहीं मानेंगे, हिंदू कहेंगे ना इनको नहीं, तो फिर इन दोनों को लड़ा देंगे कि देखो ये तुम्हारे भाई मान ही नहीं रहे। आरक्षण वाली बात थी। तो पर्सन ये एक तरह से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है ना। अरे ये मुद्दा धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए निम्न में से धार्मिक संप्रदाय से संबंधित है, और आपको 4 नाम दे देगा, कुछ भी नाम दे दे, 3 नाम कुछ गलत और 1 नाम दे दे, मार्ले मिंटो सुधार, रोलट एक्ट, ऐसे कुछ भी नाम दे दे 4, तो क्या कहोगे? मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आया था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित था, या यूं कहें ये धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था। लिख लेना, मार्ले मिंटो धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था, धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था। हो गया, धार्मिक संप्रदाय से संबंधित था, मार्ले मिंटो। हो गया। आ जाइए जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है, इतिहास पढ़ा रहा हूं मैं। इतिहास में मैंने कहा था लाहौर से राजधानी दिल्ली कौन लाया? दिल्ली से राजधानी इल्तुतमिश कहां लेकर के गया? ऐसी बातें इल्तुतमिश में की थी। राजधानी की 2 प्रश्न करवाए थे, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद, लाहौर से दिल्ली करवाए थे ना। हाँ, अब आपसे प्रश्न पूछता है, वहां पर मैंने जिक्र किया था कि बताइए राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब घोषित की गई? बोला, बताइए राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? भाषा का फर्क है ना। लेकिन जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग इतने बड़े हो गए, कितने साल हो गए पढ़ते हुए, 9th से 10th में ये सब बातें पढ़ रहे हो आप, जबकि 6ठी क्लास से शुरू हो जाता है इतिहास। लेकिन हम ध्यान नहीं लगती अपने चोट कि यार हमने 10 साल किया क्या, क्यों नहीं पढ़ा ढंग से। देखना, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी घोषित की गई थी 1911 में, लेकिन कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी 1912। स्टूडेंट्स 1911 और 1912 में फर्क नहीं कर पाते हैं, बस 1911 12 ध्यान नहीं रहता है। फिर कहते हो कि गुरुजी 1 नंबर से रखो, 1 नंबर से 1000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं, 4000 स्टूडेंट्स आ जाते हैं 1 नंबर कम आते ही। तो आप 1 नंबर कम आने का मतलब आपसे आगे 4000 स्टूडेंट निकल गए। इसका मतलब 1 नंबर कम होते सिलेक्शन से वंचित, सिलेक्शन से वंचित। कई कहते हैं 1 नंबर में 4000 कहीं आगा, 1 नंबर में 4000 को ना 5000 भी आ जाएंगे, 6000 भी आ जाते हैं, एक ही नंबर के फर्क से। समझ गए ना। 10 वालों में निकाल के देखते हैं तो 1000 स्टूडेंट से भी ज्यादा तो वही हो गए। उसके बाद सेम नंबर आते हैं, उसके बाद उम्र के हिसाब से चेक करते हैं, दिनों के हिसाब से चेक करते हैं, इस हिसाब से फिर पिछड़ते चले जाते हो। समझ गए ना। फिर उम्र के हिसाब से भी बराबर आते हैं, तो फिर आपका जब बराबर स्टूडेंट बराबर नंबर आते हैं तो फिर आपकी जो क्वालिफाई एग्जाम है, जैसे 12वीं,
तो 12वीं के परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं, 10वीं की परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखते हैं। बहुत ज्यादा मापदंड है। एक नंबर कम आते ही समझ जाओ सिलेक्शन से वंचित रह सकते हो। हजारों स्टूडेंट्स आपसे आगे निकल जाते हैं। एक नंबर से पिछड़ने का मतलब फेल। लेकिन कई किसी 3 नंबर से रह गो, बहुत ज्यादा 3 नंबर तो। 1912 स्थानांतरण, आगे चले चलो। 1914 देखना, आप लोगों ने खूब पढ़ा है परीक्षा में, चोरा चोरी कांड कब घटित हुआ, काकोरी कांड कब घटित हुआ, ऐसे प्रश्न पढ़े हैं ना? हाँ पढ़े हैं। इस साइड में कोई भी लड़कों में कोई भी बता सकता है कामागाटा मारू प्रकरण कब घटित हुआ? कोई भी लड़का बता सकता है। बॉयज में नहीं बता पा रहे। अब इतने सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं, क्या अब उनके दुख होना चाहिए कि यार 6th में, 7th में, 8th में, 9th में मैं कर क्या रहा हूं, मेरे को आता क्यों नहीं है, इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता है कि मैंने कभी ढंग से पढ़ाई नहीं की। ऐसे यहां लगनी चाहिए आप लोगों के। खेल खेल में सिलेक्शन नहीं होगा, घूमने फिरने आते हो सिलेक्शन नहीं होगा, तपस्या करनी पड़ेगी। 1914 में कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। कामागाटा मारू प्रकरण हुआ था। हुआ क्या था? आप लोगों ने नाम सुना होगा कनाडा का। उस जमाने में 1914 में, उस जमाने में जब कनाडा जाते थे तो पानी के जहाज से जाते थे, पानी के मार्ग से जाते थे। सफर बहुत लंबा था, बीच में रुक करके ही जाना पड़ता था। इन्होंने एक नियम बना दिया कि अगर कोई रुक के आएगा तो हम कनाडा में प्रवेश करने नहीं देंगे। कहने का मतलब कनाडा में प्रवेश बंद कर दिया था। लेकिन भारत का एक सरदार था गुरदीप सिंह, उसने कहा कि कनाडा में प्रवेश होने दे रहे हैं, आ जाओ, चलो कनाडा। तो उस गुरदीप सिंह ने एक जहाज का नाम था, पानी का जहाज था, जिसका नाम था कामागाटा मारू। ये जहाज का नाम है। इस जहाज में कितने यात्री? 373 है। कितने? 376 यात्रियों को लाद लिया और कहां गए? कनाडा। जैसे ही कनाडा गए तो कनाडा की सरकार ने कहा कि किसकी परमिशन से आए हो, क्यों आए हो, प्रवेश नहीं है, जाओ। इतना लंबा सफर था, भूखे प्यासे थे, वापस जाने का मतलब रास्ते में मर जाना। तो इन 376 यात्रियों ने, भारतीयों ने जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की। कनाडा की सरकार में इन 376 यात्रियों में हाथापाई हुई, बहुत सारे लोग मारे गए। यह प्रकरण हो गया। यह प्रकरण ही कहलाता है कामागाटा मारू प्रकरण। अब देखना, कामागाटा मारू प्रकरण कब घटित हुआ? 1914 में। कामागाटा मारू प्रकरण किससे संबंधित है? पानी के जहाज से संबंधित है। कनाडा गया था, गुरदीप सिंह गया था, 376 यात्रियों को लेकर गया था, हाथापाई हुई थी। कहानी मैंने बता दी। इसको शॉर्टकट में खुद ही लिखे कि 1914 कामागाटा मारू प्रकरण, 1914 गुरदीप सिंह, 376 यात्री। समझ जाओगे, खुद की भाषा में लिखना है। 1914 में क्या लिखना है, खुद की भाषा में लिखे। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? क्लियर? सुनना, इस समय प्रथम विश्व युद्ध भी चल रहा था। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो अंग्रेजों ने कहा गांधी जी से, मतलब भारतीयों से, गांधी जी से कि आप हमारा इस विश्व युद्ध में साथ दो। गांधी जी ने अंग्रेजों का साथ दिया और भारतीयों को अंग्रेजी सेना में भर्ती करवा दिया मरने के लिए। इसीलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सर्जेंट भी कहते हैं। अंग्रेज खुश हो गए और अंग्रेजों ने एक उपाधि दी, लो गांधी जी, केसर ए हिंद। समझ गए? आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी और क्यों दी?
तो अंग्रेजों ने दी। क्यों दी? प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण। केसर ए हिंद की उपाधि किसे मिली थी? गांधी जी को। अपनी भाषा में लिख लेना। भर्ती कराने वाला सोर्जेंट किसे कहते हैं? भर्ती कराने वाला सोर्जेंट गांधी जी को। खुद की भाषा में लिखें ये बात। केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी, अंग्रेजों ने दी थी, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग किया था इसलिए। हो गया? आगे चले चलो चले क्या? चलो, हो गया? ये नोट नहीं हुआ? केसर ए हिंद की उपाधि गांधी जी को मिली थी, अंग्रेजों ने दी थी, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने के कारण, इसलिए गांधी जी को भर्ती कराने वाला सोर्जेंट भी कहते हैं। सोर्जेंट सिपाही को बोलते हैं। हो गया? अरे हो गया तो मिटाऊं क्या थोड़ा सा? चलो कोई नहीं, मैं ऊपर से मिटा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, सुनना। 1914 के बाद आ जाइए। एक मिनट, दिख रहा है कैमरे में मेरा हाथ? लिख दूं? 1916। चले आगे। 1916 में क्या हुआ था? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 पहला प्रश्न तो यह बन गया कि 1916 का अधिवेशन कहां हुआ था? है नखलऊ ना? लखनऊ, ये कह रही है नखलऊ। 1916 का अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। कहां हुआ था? लखनऊ में। जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। जिसके क्या थे? अध्यक्ष। अब सुनो, इंपॉर्टेंट क्यों है ये? इंपॉर्टेंट इसलिए पूछ लेता है 1916 का अधिवेशन क्या हुआ। मेरे हिसाब से 6-7 अधिवेशन लिखा दिए मैंने ना, 6-7 ही हो रहेंगे कुल मिला के, 12-13, 50-60 में से 12-13। 1916 का अधिवेशन कहां हुआ? लखनऊ में। अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? सुनो, पहले तो ये बताओ, कांग्रेस का विभाजन हो गया था ना, लेकिन कांग्रेस पुनः एक हो गई थी। कब? इसी अधिवेशन में। एक तो इंपॉर्टेंस ही हो गया, इसलिए भी पूछते हैं। तो यहां पर लिखना है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पुनः एक हो गई। नरम दल और गरम दल बट गए थे ना, तो ये वापस से पुनः एक हो गई, पुनः एक हो गई। 1916 लखनऊ अधिवेशन का अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। एक तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा, कांग्रेस पुनः एक हो गई। कौन से अधिवेशन में? कांग्रेस पुनः एक हो गई। कौन से अधिवेशन में? 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार। अच्छा जी, एक तो ये। दूसरा और क्या हुआ था देखना, इसको हम यहां पर लखनऊ समझौता भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, लखनऊ समझौता। बता सकते हो कि लखनऊ समझौता क्या है? कोई भी? इस अधिवेशन में पता है क्या हुआ था? लखनऊ समझौते में पता है क्या हुआ था? शॉर्टकट में बता रहा हूं, कहानी किससे, इतिहास में आप पढ़ लेना घर पे जाकर के, मोटी मोटी किताब। मुसलमानों को आरक्षण दिया गया था। मुसलमान ऐसे कह रहे थे
जहां पर मुसलमान ज्यादा हैं वहां पर मुसलमान का कैंडिडेट ही खड़ा होगा चुनाव में, हिंदू नहीं। ठीक है। और जहां भी कभी चुनाव हो तो मुसलमानों का आरक्षण दो, इतने हिंदुओं पे इतने मुसलमान का आदमी, अरे मुसलमान भी हिंदुओं में जाके घुस रहा था। क्या ठीक है? ठीक है, ठीक है। मुसलमानों ने तो सोचा कि ये बढ़िया तरीका है अपनों दिखा लेबा को, अया करो नहीं तो यहां कर देगा, अया करो नहीं तो यहां कर देगा, अया करो नहीं तो यहां कर देगा। जिसको अपन बोलते हैं, अपनी भाषा में मैं बोलूं, अलगाववाद। अलगाववाद की शुरुआत यहीं से हो गई थी। अलगाववाद, तेरी छाय मेरा बैंगन की शुरुआत यहीं से हुई थी। आरू भाषा में समझा रही हूं मैं, यहीं से ही शुरुआत हो गई थी। उस समय इनकी बात नहीं मानते तो शायद ये नौबत नहीं आती। छोटी छोटी बात पे मुसलमान डिमांड करने लग गए थे, और जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक ये मुसलमान डिमांड करते ही रहे, अब हमें ये चाहिए, अब हमें ऐसे चाहिए, अब हमें ये दो। जब तक देश आजाद नहीं हो गया तब तक इनका डिमांड रही, कभी बांग्लादेश चाहिए तो कभी पाकिस्तान चाहिए तो कभी कुछ। देखा होगा आपने, अभी 1870 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चल रहा है, भारत को आजाद कराएंगे। धीरे धीरे दिखाऊंगा मैं आपको यहां पर कैसे इन्होंने आंदोलन शुरू किए थे, क्या खिलाफत आंदोलन था, कैसे इसने मुस्लिम लीग, कैसे पाकिस्तान की मांग, अलगाववाद की शुरुआत यहां से हो गई थी। तो मैं इस कहानी को आप ऐसे लिख सकते हो, मुसलमानों के लिए आरक्षण। आरक्षण समझ जाना आप, किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा मुसलमानों के लिए आरक्षण, किताब में तो वो मिलेगा जो मैंने कहानी किससे सुनाई। क्लियर? शॉर्टकट में मुसलमानों के लिए आरक्षण हर क्षेत्र में, चुनाव में, फलाना में, दिखलाना में। और ये बात मान ली गई। अलगाववाद की शुरुआत, मुसलमान हिंदू में भेदभाव, यहां से शुरुआत हुआ था। और ये दंश हम तब तक झेलते रहे जब तक कि देश आजाद न हो गया। तो इसका मतलब ये लखनऊ समझौता तो बेकार था, नहीं मानना चाहिए था। ये बात लिख ली। अब साहब भारत में सारा यो मंदो सारा ही नेता बन गया, सारा ही नेता बन गया। तो आयरलैंड में, आयरलैंड कोई देश होता है? मैं मिटाता भी चलूंगा नीचे की साइड में ना। आयरलैंड में भी यही सिस्टम चल रहा था। तो वहां पर आयरलैंड में यह कहा गया कि आप लोग राजनीतिक डिमांड करो। यह नहीं है कि यो मेरो 50 नेता। थोड़ा संविधान के अनुसार राजनीतिक बातें करो। यह बात वहां चल रही थी आयरलैंड में, और इस मुद्दे को उठाया गया था, राजनीतिक मुद्दे को उठाया गया था। और वहां पर एक अभियान चल रहा था जिस अभियान का नाम था होम रूल। उस अभियान का नाम था होम रूल। क्या नाम था? होम रूल। अब होम रूल क्या चल रहा था वहां बता दिया ना मैंने, बता दिया। तो हमारे इंडिया में भी इस तरह से अलगाववाद चल रहा था, एक दूसरा से लड़ रहा था, सारा का सारा ही नेता बन रहा था। माने यो दे दो, माने यो दे दो, सिस्टमिक हो जा तरीके से डिमांड करो, नैतिक बातें करो, जो कुछ मिले। समझ गया ना? तो इस तरह वहां से एक लेडी आई जिसका नाम था एनी बेसेंट। इसने अपने साथ कर लिया किसे? बाल गंगाधर तिलक को, बाल गंगाधर तिलक को। और हमारे भारत में, महाराष्ट्र में, बेलगांव महाराष्ट्र में ही है, अब कर्नाटक में है। मैं तो उस टाइम की बात कर रहा हूं, अब की थोड़ी कर रहा हूं। तो मैं बेलगांव महाराष्ट्र बोलूंगा, अब कर्नाटक में है। अब बेलगांव कहां है?
कर्नाटक में। तो मैं उस जमाने के हिसाब से पत्र पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में बेलगांव में होम रूल का गठन किया, होम रूल लीग या होम रूल का गठन किया। कब? 1916 में। कहां? बेलगांव महाराष्ट्र में। अब होम रूल लीग क्या है समझ गए ना? ये जो अलगाववाद चल रहा था, चीना जब्ती चल रही थी, इनको ये कह रहे थे तरीका से शांत हो जाओ, तरीका से डिमांड कराना, राजनीतिक तरीके से हम अपनी डिमांड करेंगे, या छीना जब्ती कौन करा। बस कुल मिलाकर ये आपसे कोई नहीं पूछेगा कि होम रूल लीग में क्या हुआ था, सिर्फ इतना सा, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? 1916 में। संस्थापक कौन थे भारत में? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। बेलगांव महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। बस। न्यू इंडिया एक पुस्तक है, कॉमन विल भी एक पुस्तक है। किसने लिखी? लिख लेना, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट की पुस्तक है न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ किसकी पुस्तक है? एनी बेसेंट की। अब आ जाइए, केसरी और मराठा ये समाचार पत्र हैं। किसके हैं? पत्रिका। ये पर्सन भी कई बार आता है। केसरी पत्रिका किसने थी? किसने लिखी? बाल गंगाधर तिलक। और मराठा? बाल गंगाधर तिलक ने। मराठा जो थी वो अंग्रेजी में लिखी गई थी, और केसरी मराठी में। केसरी तो मराठी में लिखी जाती थी और मराठा अंग्रेजी में। बताइए, सुनो, परीक्षा में इससे पहले द लिखा हुआ आता है। द केसरी पत्रिका किसकी थी? तिलक की। द मराठा तिलक की। द केसरी किस में लिखी जाती थी? मराठी में। द मराठा अंग्रेजी में। ये याद हो जाना, वही बात है, सीरियसली अगर आप पढ़ रहे हैं क्लास में याद हो जाएगा। मन भटक रहा है, याद हो रहा है, 5 दिन बाद भूल जाओगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे, 1 महीने बाद भूल जाओगे। अब आपको चाहिए कि परीक्षा तक याद रखें, या 2 दिन में भूलना, या 5 दिन में। ग्रहण करने का तरीका अपना सर्वोत्तम हमेशा बनाए रखें। सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं है ग्रहण करने के मामले में। आप अपना तरीका सर्वोत्तम बनाए। अब सुनो, 1916 हो गया, तो गांधी जी के बिना हम देश को आजाद कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। तो लिख ले, गांधी युग। गांधी जी को बात करेंगे। गांधी जी के बिना देश को आजाद कैसे करेंगे? नहीं कर सकते ना। हाँ। अब बताओ, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? है? सबको याद है? सबको याद इसलिए है क्योंकि 2 अक्टूबर को ठेके बंद रहते हैं। आप ठेके पे जाते हो, कहते हो क्यों बंद है, तो ठेका वाला बोलता है 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, इसलिए ठेका बंद है। याद हो गया ना? तो याद हो गया, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां? पोरबंदर। गांधी जी के 3 बंदर थे ना? गांधी जी के 3 बंदर थे, उनमें एक बंदर है पोरबंदर। पोरबंदर गुजरात में है। और याद करें, ये क्या है? चील गाड़ी नहीं है, ये भारत है। और यहां पर सौराष्ट्र से लेकर के सूरत तक का तट कहलाता है काठियावाड़ तट। और यहीं पर एक बंदरगाह है पोरबंदर। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर काठियावाड़ तट गुजरात में हुआ था। लिख लेना, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात। काठियावाड़ याद रखना है, काठियावाड़ गुजरात में इनका जन्म हुआ था। जब गांधी जी का जन्म हो गया
इतने महापुरुष थे, तो इन महान पुरुष की माता पिता का नाम आपको पता होना चाहिए। परीक्षा में आता है कौन बनेगा करोड़पति में भी इसके माता पिता का नाम पूछा गया था। बताइए, लड़कियां बताएंगी गांधी जी के पिता का नाम है, ऐसे कह रही है मोहनदास करमचंद गांधी। मतलब है जिसने देश को आजाद करा दिया, जिसकी फोटो नोटों पर है, उस राष्ट्र पिता के पिता का नाम नहीं पता आप लोगों को, डूब के मर जाओ। अरे बताओ गांधी जी वाले गांधी जी के पिताजी का नाम। ये तो मोहनदास करमचंद गांधी बता रहे थे। अगर ऑप्शन में आ जाए मोहनदास, दूसरा ऑप्शन आ जाए करमचंद, तीसरा ऑप्शन आ जाए मोहनदास करमचंद, चौथा ऑप्शन आ जाए इनमें से कोई नहीं, क्या करोगे? पिता का नाम है करमचंद, कोई बात ना। अब कोई नहीं बोलेगा, इस साइड की लड़कियां बताएंगी। माता जी का नाम बोलो। पुतली बाई। ये वाला प्रश्न आया था केबीसी में, पुतली बाई। गांधी जी की माता जी थी पुतली बाई, तो बताइए गांधी जी की पत्नी कौन थी? अरे बोलो। कस्तूरबा गांधी जी की पत्नी थी। गांधी जी की पत्नी का नाम था कस्तूरबा। कस्तूरबा, बा। गांधी जी प्यार से बोलते थे बा, जैसे आप बोलते हो ना प्यार से जानू।